सबसे पहले मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा हिंदी रंगमंच की अत्यंत वरिष्ठ रंगकर्मी, निर्देशक और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की भूतपूर्व निदेशक कीर्ति जैन जी को। कीर्ति जैन जी कृपया मंच पर। बनाने के लिए हमारे बीच में मौजूद है और अब मैं बुलाना चाहूँगा, हमारे बीच मौजूद हैं रश्मि वाजपेयी जी। जिनके काम से भी हम सब परिचित हैं और जो नटरंग प्रतिष्ठान को और नटरंग पत्रिका को, जो इस देश की और इस देश के रंगमंच की एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका है, जिसका एक ऐतिहासिक योगदान है, उसको आप संभाल भी रही हैं। तो आज बहुत खुशी की बात है कि आज आप भी इस अवसर पर उपस्थित हैं। हम आपका भी सम्मान करना चाहते हैं। और अब मैं आज के अत्यंत विशिष्ट अतिथि, जिनके होने से आज की ये शाम बहुत खास बन गई है, इस लिहाज से भी कि आज जिनकी कहानी का हम नाट्य मंचन देखने जा रहे हैं, राजकमल चौधरी जी, आज उनके सुपुत्र नील माधव चौधरी जी मित्रों, चूंकि नाटक है और इससे पहले बहुत कुछ बोलने की परंपरा नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन सिर्फ एक दो वाक्य मैं ये कहना चाहूँगा कि राजकमल चौधरी हिंदी के अत्यंत विशिष्ट कथाकार हैं, कवि हैं और तमाम विधाओं में जो उनका लेखन है वो अपने न केवल अपने समकालीनों के बीच, बल्कि हमारा जो संपूर्ण हिंदी साहित्य है या मैथिली का साहित्य है, उसमें बिल्कुल अलग से रेखांकित किया जाता रहा है। और जो एक बहुत बड़ी खासियत रही है कि इन कहानियों के माध्यम से, अपनी अन्य विधाओं में अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने स्त्री और पुरुष के बीच का जो एक जटिल संबंध है और उसके साथ साथ जो रोटी के लिए एक आम आदमी की जद्दोजहद है, उसको बहुत मार्मिक तरीके से, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से और बहुत बेचैन कर देने वाले तरीके से उनका चित्रण किया है। और आज हम इस कहानी में भी, जो कि उनकी शव यात्रा नाम की कहानी पर आधारित है और जिसे आज हम यहाँ शव यात्रा के बाद देह शुद्धि नाम से यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इस प्रस्तुति में भी आप उनकी लेखनी की इन विशेषताओं को प्रत्यक्ष देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं और एक आग्रह ये कि आप अपने अपने मोबाइल फोन या तो स्विच ऑफ कर लें या फिर उसे साइलेंट कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।
आदमी जिंदा है तभी तक समय की कीमत है। मर जाने के बाद, लाश बन जाने के बाद समय अर्थहीन हो जाता है। मैं जा रही हूँ जान, कल आऊंगी। रंजन ने आज मेरे पैसे नहीं दिए, तुम्हारे कमरे का पैसा भी नहीं दे पाऊंगी। अगर वो कल देगा तो दूंगी। साला हरामी है साला, चोरी की दारू बेचता है। अच्छा हाँ तभी बार-बार पुलिस उठाने जाती है। और क्या? ₹1 मिलेगा पूरे दिन का। किस टाइम चलना है? सुबह 7 बजे। मैं भी था। अरे पियो यार। और बताइए, अरे जल्दी करो ना घर तुम। पे सब ठीक है ना? कर रहे हैं भाई, रुके ठहरो लो। थोड़ा अभी समझ रहे हैं आप। अच्छा आजकल बेहाल कल से हमारे साथ बहुत चक्कर लग रहे हैं आपके। हाँ, वो काम रहता है हमें यहाँ पे। जरा ये लौकी कटनी उठवा देना। आया। हाँ नहीं बिल्कुल। ऐसा काम करो बढ़िया करके एकदम। हाँ। माल माल करो। 2 3 4 5 6 7 8 अरे मीनू, 9। कितना मिल गया आज तुझे? क्या दीदी, आज तो सारा दिन ही खराब है, कुछ भी नहीं मिला। 8 9। अरे वो एक बाबूजी 1 रुपया दो ना, बाबूजी। ए चल जा। आज कोई नहीं रहे तो यहाँ पे। क्यों? शरीफ लोगों की रातें हमारे यहाँ बीतती है, बिहाला कैंप में। श्रीपत कुमार और नीलिमा मौसी के घर। अरे धक, श्रीपत के घर रातें नहीं बीतती, लड़कियां बेचने का काम होता है उसके घर। अरे रातें तो बीतती है, चांद तारे क्या नीलिमा मौसी के घर। जल्दी करो यार, अब जल्दी घर जाना है, जल्दी करो यार। अरे बिल्कुल नहीं। अरे चंदू, हाँ। कहाँ भागा जा रहा है? अरे पुलिस की गाड़ी आई है, कुछ लोगों को पकड़ के ले गई। अरे वो राम नारायण खान वाला फिर से चलान की दारू बेचता हुआ पकड़ा गया क्या? हाँ। अरे किस किस को ले गई? अरे श्रीपत कुमार के घर से कुछ लौंडियों को उठा के ले गई। श्रीपत कुमार तो मौका देते ही फरार हो गए। और नीलिमा मौसी के घर कुछ हुआ? वो चांद तारे के घर। हाँ ना भाई, वो बच गई। बच गई? हाँ भाई, वो बच गई। अरे चलो यार जल्दी। पान वाले ने ना बिल्कुल गंद फैला रखा है। क्या करे लोग ये ऐसे हैं भैया। अरे मगर साउंड मिल रहा था जब इम्बैलेंस मिल रही हल्की फुल्की बहुत कम आ रही। एक काम कर, एक G3 वहाँ रख दे जाके, ताकि इम्बैलेंस तो आता रहेगा सबका। ये तुम्हारी मांग में मोटा मिक्सर से लगवा तो लगा मिक्सर नहीं है, एक G3 वहाँ रख देता हूँ सामने। शटर नहीं हो रहा यार इसको। सारे बेहाला का है मुझसे, और अब से नहीं, तभी से है जब नीलिमा मौसी के इस कमरे को किराए पर लिया। क्या हमारी जिंदगी दूसरे के नाम से ही है? हम अपने नाम के सहारे क्या अपनी जिंदगी नहीं जी सकते? अपनी शैया पर बिना किसी पति देवता को चिपकाए, बिना किसी सहारे के, बिना किसी बैसाखी के। तुम ही बताओ, कितना सहारा मिलता है तुम्हें सुकुमार से? क्यों तुम्हें अपनी दीदी से इतनी नफरत? नफरत का कोई कारण नहीं है।
जब मैं दीदी के साथ रहती थी तब भी दीदी ने कभी कोई दुख तकलीफ नहीं दी, कोई झगड़ा नहीं, कोई ताना नहीं और प्यार भी नहीं। जब मैंने सुकुमार के साथ रहने की बात बताई तब भी उसने मुझे रोका नहीं, कोई आरोप नहीं लगाया, बल्कि कहा कि शंकरदास लेन पास ही है, जब मन हो चली आया करना। और जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आई थी तब भी उसने नहीं रोका, जबकि उसे पता है कि मैं यहीं आती हूँ। कभी बच्चों को भेजकर मेरी खोज खबर लेने की भी कोशिश नहीं की, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैंने खुद भी कभी नहीं रोका टोका। सुकुमार के साथ उसकी 70 रुपए की पगार के साथ बेहाला चली आई। सुकुमार कैसा है? सुकुमार अक्सर शराब पीकर घर देर से आता है, कोई खिटपिट नहीं करता, कोई झगड़ा नहीं करता। अच्छा चांद, चलती हूँ, ये लो आज का पैसा। चल चल। हर खिड़की पर थकी हुई खड़ी रहती है हवा, नींद में भीगे हुए चेहरे होते रहते हैं रोशनी के गोल गोल टुकड़े। कोई सिर झुकाए आता है और कोई सिर झुकाए वापस चला जाता है और हवा रुकी रहती है। शाम होने को है, अंधेरा फैल रहा है। अब धीरे धीरे ये अंधेरा मेरी जिंदगी में भी इसी तरह फैल जाएगा। अब घर में बैठे रहने की इच्छा नहीं करती, सारा दिन तो बैठे बैठे कट जाता है। घर का काम करना, बर्तन धोना, इस्त्री करना और बहुत हुआ तो नंदिता भाभी से बातचीत करना।
से किसी दफ्तर में प्यून है। जब 70 की पगार हो गई तब इन्होंने मुझसे शादी कर ली और यहाँ ले आए। ये कमरा हमारा नहीं है, किराए का है। शंकर दास लेन में जो ग्वालों के तबेले हैं उसके पीछे ढेर सारे कमरे। है उसका कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास, और इसका उपाय तुम कर भी नहीं सकते। बैटरी कम हो गई। तो खत्म हो जाने दो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। तुम शराब पीकर घर आते हो, मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे बुरा लगता है तुम्हारा ये चुपचाप रहना। तुम्हारी ये चुप्पी चुपती है मुझे। मुझे शोर शराबा पसंद है, चीखना चिल्लाना पसंद है, हंसना रोना मजाक करना और भी बहुत कुछ। मुझे आंधी तूफान चाहिए, जैसे बेहाला कैंप में आते हैं। नंदिता भाभी, ओ नंदिता भाभी। कौन? घर में हो? अरे उमा, आओ आओ बैठो। कैसी हो? क्या कहूँ भाभी, दिन तो घर का काम करते करते और तुमसे गप्पे लड़ाते हुए कट जाता है, लेकिन रात बड़ी भारी होती है। एक कटकरे रेडियो है, वो भी केवल एक ही स्टेशन पकड़ता है, कलकत्ता। सच बताऊं भाभी, मुझे ये बंगाली गीत, इनकी कोमलता, मिठास और इनका इतना हल्का उतार चढ़ाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो अच्छा लगता है उसे पाने का कोई उपाय नहीं है हमारे पास। जा रही हूँ, सुकुमार आए तो उसको ये चाबी दे देना और कह देना कि
यहाँ आई थी या उनके साथ गई? जा रही है चांद तारा की यहाँ और बहाना की दीदी के साथ। खैर, मैं भी तो इससे झूठ बोलती हूँ। इसी तरह का कोई झूठा बहाना, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। उपाय भी नहीं है और जो जीवन में क्षण भर मीठा स्वाद मिल पाता है वो भी नहीं मिल सकता। इस मिठास के लिए तो झूठ बोलना पड़ता है। एक बार मेरा भी लगा दियो। हाँ, स्पेशल। अरे ये राम दुलाल बेटियों ने गजब खा रखा है। अरे वो अरे क्या करे यार, अब तो बड़ी हो रही है ना, तो उठाएंगी। अरे अभी उम्र ही क्या है, 15 साल की तो हुई है। अरे बिहाला कैंप में क्या 15 साल क्या 14 साल तक चलता है यार। हाँ हाँ, वैसे भी सब कुछ एक नाइट में जानते हैं दोस्ती का। अरे है मेरी जान, अरे अरे लगे भैया 2 पान बाबू को। ओ पनवाड़ी, सुन ले साहब कुछ कह। पान लगा दे 3 और एक पाव में मुंह लाल हो जाए। ये 2 लौंडों ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। कौन है बताओ? अरे ये नए ही लौंडे हैं। क्या नाम है? अरे बस दिन भर बिहार करके घूमते रहते हैं। कुंदन? हाँ, ये कुंदन और जगीरा है। जगीरा साले को हाथ क्यों लगा रहे हो? तुमने अरे साले को कुछ काम नहीं है, बुरा साले को। अरे क्या साला यहाँ पे बिहाला कैंप में? अरे साले तेरी साले बाबू क्या हो गया भैया? साले मारूंगा तेरे को। नरसिंह पान वाले की बिहाला कैंप में तुमने बदमाशी लगा रखी है। बेवड़े को ले जाती पुलिस तो। ऐसे। बाबा रोज का पत्ता खेलते रहते हैं। अरे ये खेलेंगे दिन भर और फिर लड़ाई करेंगे। गंद फैला रखा है इन्होंने यहाँ पर। अरे पान खा लेते हैं, पैसे देते नहीं है। कल से देखता हूँ कौन बैठता है यहाँ पे। अरे आ गई तुम्हारी दीदी। डरते नहीं है तुमसे हम। लोगों ने भैया यहाँ पे तो मत पूछिए, गजब ढा रखा है यहाँ पे। अरे किससे डरना है, किससे नहीं डरना तुम्हें पता है? झगड़ा करने आते हैं यहाँ पे, यहाँ लोग खड़े हैं तुम्हारे सामने। हाँ बढ़िया करेंगे, बहुत बढ़िया। अरे वाह बहुत बढ़िया। जब भी तुम्हें इतने सारे खुले पैसे कितने देखती हूँ तो मुझे 2 जगह ही याद आती है। एक लाला की दुकान और दूसरे तुम्हारे यहाँ। मैं भी तो वही मिली थी तुम्हें। हाँ जान, तुम हो ही है। तुमसे मिलने के बाद मैं अपने को रोक नहीं पाई तुम्हारे पास आने से। अच्छा, जरा पैसे छुपाने हैं, बाहर चली जाओ। हाँ हाँ जाती हूँ, छुपा लो अपने पैसे। रानी, हाँ तुम्हें बुरा तो नहीं लगता ना मैं तुम्हें ऐसे बाहर भेजती हूँ तो? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अरे रुपए पैसे के मामले में किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी के दिल में क्या है किसी का क्या पता। और मैं भी तो बचपन में अपनी दीदी के पैसे चुराती थी। हाँ हाँ, एक आने या बहुत हो तो 2 आने। चनाचूर या गोलगप्पे खाने के लिए। और कभी कभी कैची सिगरेट भी तो पी लेती थी। अच्छा ठीक है, तुम छुपाओ अपने पैसे। माँ, रानी तुमको इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है रे। हाँ चार, ये साड़ी मुझे दीदी ने दी थी। दीदी कैसी है?
पता नहीं, मिली थी अभी मुझे, लेकिन मैं अब उनसे बात नहीं करती और ना ही अब उनके घर जाती। हाँ, मुझे याद है जब तुम अपनी माँ और दीदी के साथ यहाँ बेहाला आई थी, तुम तो सुकुमार के साथ शादी करके चली गई। तुम्हारी दीदी आज भी अलीपुर में बर्तन मांजने जाती। बेचारी की 25 रुपए तनख्वाह है और उसी में अपने 4-5 बच्चे पाल रही है। मुझे दीदी से नफरत हो गई है। कुछ नहीं बोलती, पत्थर सी हो गई है, हमेशा चुप रहती है। सुकुमार भी चुप रहता है। मुझे सुकुमार से भी नफरत हो गई है। वैसे तुम्हारी दीदी थी बहुत लापरवाह, और इसी लापरवाही की वजह से उसकी 8 साल की लड़की मर गई, और जो बड़ा वाला बेटा है वो तो पूरा दिन शराब सिगरेट पीकर इधर उधर घूमता रहता है। सबसे मेरी माँ मरी है, मेरा उस घर से रिश्ता ही खत्म हो गया है। दीदी ना मुझे पहले रोकती टोकती थी और ना अब तो मैं दीदी से बात भी नहीं करती। छोड़ो उसे, शांति हो जान। अब सुकुमार के पास बैटरी खरीदने के भी पैसे नहीं होते। उस दिन मैं बहुत खुश हुई थी जब वो एक नया रेडियो लाया था। उमा, उमा, क्या है? ये देखो, तुम्हारे लिए। वाह, नया रेडियो कहाँ से लाए? बस इंतजाम किया मैंने। तो फिर इसे बजाओ ना। नहीं, तुम बजाओ। मैं कैसे बजाऊं? तुम बजाओ ना। सुनाई दिया? हाँ, नहीं, हाँ। बजाया ही नहीं मैंने। बजाओ ना। अच्छा, इसी निकाल। क्या कर रहा है यार? कोई दूसरा स्टेशन नहीं पकड़ता? कोई दूसरा स्टेशन लगाओ ना। इसकी आवाज कम क्यों हो गई? लगता है बैटरी कम हो गई। तो नई बैटरी डाल दो। जैसे तैसे तो इस रेडियो का इंतजाम किया है मैंने, और नई बैटरी के लिए पैसे भी नहीं है मेरे पास। कोई नहीं लड़ेगा यहाँ पे। आओ भैया, आओ, आओ, आओ। आओ, जाइए। मालिश करो बढ़िया करके यार, मालिश। मालिश करेंगे। आजकल बदन में बड़ा दर्द रहता है भैया। ऐसा वाला करो ना। अरे ऐसा करेंगे कि बिल्कुल भूल जाओगे। बनाओ बनाओ।
मेरा मीठा रख लो। अरे भैया कल रात देवदास देखी है। कैसी लगी? अरे भैया मत पूछो, अब तो हमारी शादी करा दो। हाँ हाँ बताओ कैसी लड़की चाहिए अरे तुम्हें? पूरी रात पारो ने बहुत परेशान किया। अच्छा, अरे जवान लड़का लगता है। लाओ भैया, एक हमारा भी बीड़ा लगा। अरे सुन रहे भाई, तुम्हारा वाला तो पानी अलग है। एक हमारा भी लगा दो, लाल वाला पान। ये लो तुम्हारा। उमा, क्या है? वो चंदू ना तुमसे बहुत गुस्सा है। क्यों? तुमने उसके छोटे भाई को तो फंसा रखा है। मैंने बताया है? वो तो 17-18 साल का नादान बच्चा है। क्यों उसकी जिंदगी खराब कर रही हो तुम? अरे मैं किसकी जिंदगी खराब कर रही हूँ? चंदू गुस्सा है तुमसे? अरे गुस्सा है तो मैं क्या करूं? और इसमें मेरा क्या दोष? देखो, चंदू को मैंने नहीं बुलाया था, वो खुद जाता है चांद तारा के घर, मैं भी वहां जाती हूँ। अब वो बर्बाद हो रहा है तो इसमें मेरा क्या कसूर? उमा, चंदू। क्या चंदू चंदू? अरे हिम्मत है तो उससे बोल, मेरे सामने आकर बात करे। मैं बिहारा की लड़की हूँ, किसी से डर जाऊंगी क्या? लेकिन तुम्हारे बारे में जो बातें होती है इस ब्याला में, वो अच्छा, अब इसमें मैं क्या करूं? क्या मैं ही एक लड़की हूँ जिसके बारे में बातें होती है? मुझे खूब मालूम है शाम को बेहाला की लड़कियां कहाँ जाती हैं। निरखू पांडे से बस्ती के लोग क्यों डरते हैं? और राशन वाले लाला जी सुबह सुबह सुरमा देवी के घर क्यों जाते हैं? सीता रेल की पटरी पर आकर क्यों मर गई? और भी सुनाओ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। और तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आते हो? पुरानी बेटी की। मैं बहुत दिनों से बहुत सी बातें तुमसे चाह रहा था कहना। क्या? कि जब भी फिल्म बनाऊंगा ना, तो मैं अपनी फिल्म की हीरोइन लूंगा। मुझे हीरोइन बनाओगे? और क्या? अच्छा रंजन बाबू, तुम करते क्या हो? मैं एक फिल्म कंपनी में असिस्टेंट कैमरामैन हूँ और एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, और जिसकी हीरोइन तुम हो, तुम महारानी तुम। हीरोइन? और क्या, ये देखो मेरे पास एक कैमरा भी है। सारी बहुत सुंदर है। अरे देखो तो फोटो में किसने ये वाला बटन है ना, ये बटन दबाओ। इसे ऐसे? आया ना? सच में फोटो आई? आया ना? चलो मैं तुम्हारी फोटो निकालता हूँ। इन कपड़ों में? अरे ऐसे ही, और क्या। नहीं, पहले थोड़ा मेकअप करने दो मुझे। अरे तुम ऐसे ही खूबसूरत लग रही हो। सच्ची? अरे आ जाओ। ऐसे? क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। क्या है, दिखाओ ना। पहले आंखें बंद करो। नहीं दिखाओ अरे ना। पहले आंखें बंद करो। अच्छा ठीक है, जल्दी से दिखाओ मगर। देखो आंखें मत खोलो। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी दिखाओ। आंखें मत वाह, है ना, ये तो खूबसूरत बड़ा तोहफा? अच्छा। हाँ, है ना? अब इसको जल्दी से लगाओ। इसको हाँ। बड़ा जोर से लगाओ। बिल्कुल। ऐसे? हाँ। ये। खुल के बाहर आके करो ऐसे। ऐसे। हाँ, तो जूड़ा बनाया है। ये और
ऐसे ये तुम तो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही हो। अरे वाह, तुम दोनों तो खूब मजे कर रहे हो। क्या पता है रंजन फिल्म बनाने वाला है और अपनी फिल्म में मुझे ही नहीं लेगा। हाँ अरे तो मेरे लिए ये भी लाया है। नंदाना तुम भी आ जाओ, तुम्हारी फोटो निकाल देता हूँ। अब क्या तुम मुझे भी अपनी फिल्म में रोल देगा? आओ ना। चलो आ भी जाओ। बंद कमरा दे न सकता रात्रि का आभास, जल रहा है कंठ, जल से क्या बुझेगी प्यास। बंद कमरा दे रहा है रात्रि का आभास, चल रहा है कंठ, जल से क्या बुझेगी प्यास। लगता है फिर से बैटरी नंदिता भाभी, ओ नंदिता भाभी। अरे उमा, हाँ बोल। मैं बेहाला जा रही हूँ। सुकुमार आए तो उसे हाँ, बोल हाँ, देना। मैं बोल दूंगी तुम्हारे सुकुमार को कि तुम अपनी दीदी के साथ बेहाला गई हो, यही ना? बहुत समझदार हो गई हो भाभी अब। चल जा।
तो आज मुझे हीरो बना दिया। अरे रंजन भाई, हाँ? मिठाई नहीं खिलाएंगे? अरे किस बात की मिठाई? अरे सुना है फिल्म बनाने जा रहे हैं। अरे जब फिल्म बनाऊंगा ना तो सबसे पहले तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा। अरे रंजन भाई, बाहर क्या देख रहे हैं? अभी नहीं है आपकी मेल। ठीक से काम कर। ये बात ये ठीक से काट। हाँ। अरे भैरव, हाँ रंजन भाई। ये चांद तारा यहाँ कब से रहती है? कौन? चांद तारा? हाँ। अरे चांद तारा तो कई सालों से रहती है यहाँ पर। अच्छा। तब से मैं भी यहीं बैठा हूँ। यहीं पर एक छोटा सा कमरा ले रखा है किराए पर। जिस कमरे में वो रहती है ना, वो नीलिमा मौसी का कमरा है। बड़ी दिलेर औरत है रंजन भाई चांद तारा। अकेली रहती है, शादी नहीं हुई, लेकिन मांग में मोटा सा सिंदूर लगाती है। निसंतान है, लेकिन बाल बच्चों की कोई कमी नहीं है। उसकी सैया पर सोने वाला कोई पति भी नहीं है। लेकिन क्या होता है कौन कौन जानता है? खबर रखकर हालांकि। अरे रंजन भाई, हाँ। एक बात बताऊं? हाँ बताओ। चांद तारा को ना एक बूढ़ा लेकर आया था नीलिमा मौसी के घर। वो बूढ़ा चांद को नीलिमा मौसी के घर छोड़ के गया, फिर दोबारा दिखाई नहीं दिया बिहार में। यहाँ तक कि किसी ने पूछा भी नहीं कि वो बूढ़ा गया कहाँ। नीलिमा मौसी ने भी नहीं पूछा वो बूढ़ा गया कहाँ। तो मतलब किसी ने कोई खैर खबर नहीं दी? ना रंजन भाई, आ गई आपकी दिल्ली में। ज्यादा पड़ गई है क्या? दो दिन से मर रही हूँ रानी। इस बार तो बचना मुश्किल। मीनू के बाबू डॉक्टर बुला कर लाए थे। लाई थी दवाई भी खा रही। डॉक्टर दिलासा देकर चला गया। कितनी बार कहा है चांद, अपना ख्याल रखा करो। लेकिन तुम हो कि पैसा जोड़ने में लगी रहती हो। अब भुगतो। अब मैं बचूंगी नहीं रे रानी। ऐसा लग रहा है जैसे कलेजा फट जाएगा। आसकार टुकड़ा टुकड़ा होकर खून के साथ बह रहा है। चांद, कितने समय से बीमार हो? कितनी बार कहा अपना शरीर का ध्यान रखो। शरीर ठीक रहेगा तो जो मर्जी हो सो करो। तुम किसी की सुनने वाली कहाँ थी? हर समय पैसे के लिए हाय हाय करती रहती हो। अब भुगतो। शरीर को भी दांव पर लगा दिया। तू इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है रे। जा, मेरी चिंता मत कर। रंजन बाबू आए, उनसे जाकर बातचीत कर ले। हंसेगी, खिलखिलाएगी तो मुझे भी जरा अच्छा लगेगा। जा।
बाबू, ओ रंजन बाबू, पेटीकोट और ब्लाउज में बहुत बुरी लगती हो तुम। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इतनी मोटी हो गई और शरीर भी कितना खराब। अपने ऊपर ध्यान क्यों नहीं देती तुम? खैर, अगर आज हम इसी तरह यहाँ बैठकर बात करें तो कैसा रहेगा? तुम कहो तो एक बोतल देसी मंगा लूं, एक ढक्कन चांतारा को भी दे दूंगा। मैं क्यों नहीं बैठूंगी रंजन बाबू? तुम्हारे लिए ही तो इतनी दूर से आती हूँ। और फिर मुझे पैसों की भी तो जरूरत है। शाम को भी है, वो बहुत बीमार है। लेकिन तुम आराम से बैठो बाबू, आराम से बैठो। क्या चल रहा है? मुझे याद आ रहा है जब मैं पहली बार चांद के घर गई, तब चांद अपने दोस्त को भेजकर वो तीनों के घर चली गई। बहुत देर बाद लौटी थी। उसका कितना उमंग और उल्लास था मेरे शरीर पर। कितनी जल्दी तैयार हो गई। जैसे लाश जलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। हाँ, मैं उस वक्त खुद जलना चाहती थी। उस वक्त मेरे शरीर में हर तरफ आग थी, आग की लपटें थी। मैं जलना चाहती थी, सो जल गई। चाय पिलवाती हूँ, ठीक है? वैसे साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है। ये मुझे दीदी ने दी थी। दीदी से पूछ के आई है। दीदी से क्यों पूछूंगी? दीदी मुझे कभी रोकती टोकती नहीं है। मैं बड़ी हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ, ना बुरा भला सब समझती हूँ।
तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है। देखो, अब मैं पूरे 16 साल की हो चुकी हूँ और अपना अच्छा बुरा सब जानती हूँ। जिस दिन तुमसे लाला की दुकान पर मिली थी ना, उसी दिन तय कर लिया था तुम्हारे घर तो मैं आके रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए। अच्छा रानी, तुम्हें जरा बाहर जाना होगा, पैसा कौड़ी छुपाना है। देखो जरा भी बुरा मत मानना। हाँ, इसी का तो सहारा है मुझे। अगर अचानक कुछ हो जाए तो मैं कहाँ जाऊंगी बताओ? नहीं, मैं बुरा क्यों मानूंगी? बुरा मानने की इसमें क्या बात है? लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। हाँ, बचपन में कभी कभी दीदी के पैसे चुराती थी, ज्यादा नहीं, एक आना या बहुत हुआ तो 2 आना, वो भी चनाचूर या गोलगप्पे खाने के लिए। और कभी कभी कैंची वाली सिगरेट पी लेती थी। ठीक है, तो छुपा लो अपना पैसा। मैं तब तक बाहर रामलाल की बेटियों को देख लेती हूँ। चल ठीक है, जा। अरे शांति, तेरा बाप कहाँ है? वो बीमार है। बीमार है तो क्या पैसे नहीं देगा? वो बाबू आजकल काम पे नहीं जाते हैं। तुमने भी आना छोड़ रखा है बाप रे, आज शाम को। ये तो निरखू पांडे है। चांद, चांद, बाहर राम दुलाल की दोनों लड़कियां निरखू पांडे से खुसुर कर रही हैं। अरे ये तो कब से चल रहा है इन दोनों का खेल। मुझे बड़ा डर लगता है उससे। तू डर क्यों गई रे? आराम से बैठ ना, आजा, ऐसे डरा मत कर, ये छोटी छोटी चीजें हैं। चांद, ये राम दुलाल क्या करता है अब? अरे करेगा क्या, बीमार रहता है और दोनों लड़कियों के बीच में लड़ाई लड़ाकर बड़े मजे लेता है। पहले तो मछली बेचा करता था, आजकल बस लड़ाई लड़वाता है। बस चल, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, मैं अकेले यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। अरे बेटा, शाम का समय है, मैं घर बंद करके थोड़ी ही जाऊंगी। अगर कोई आएगा तो खाली हाथ लौट जाएगा। तू आराम से बैठ, मैं आई। अगर कोई आए तो डरना नहीं। हाँ नहीं, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। वैसे भी छत पर पांडे जी बैठे हैं, अगर वो नीचे आ गए तो? अरे आ गए तो क्या होगा? वो तो रंगा सियार है साला, चेहरा ही उसका डरावना है। उससे तो सिर्फ मर्द डरते हैं, औरतें क्यों डरे? मैं इतने सालों से इस कमरे में रह रही हूँ, एक बार भी उसकी औकात नहीं हुई यहाँ आने की। डर मत, नहीं आएगा। ठीक है, बैठो। बाप रे,
मुझसे थोड़ा काम है तो आने में समय लग जाएगा। तुम आराम से बैठो। वो मीनू की माँ मर गई। मीनू की माँ? पीछे गली में जो रहती है वही मीनू ना? हाँ वही। उसे तो मरना ही था। कौन सी बीमारी नहीं थी उसे? अच्छा हुआ मर गई, कम से कम जिंदगी सुधर गई उसकी। हाँ वो बहुत ना बदनाम थी। उसका आदमी भी अच्छा नहीं है। लोग कहते हैं कि उसने 200 रुपए में अपनी बड़ी बेटी को बेच दिया। क्या पता 100-200 में मीनू को भी बेच दे। तुम क्यों परेशान हो रही हो? जाने दो। अच्छा एक काम करोगी, एक गिलास पानी पिलाओगी? बड़ी प्यास लगी है। रोशनी चमकती है चिंगारियां, जैसे आंखों में आदिम भूख, जैसे अंधेरे में सर्प मणि। चांद नहीं लौटी अभी तक। लगता है वहीं से मीनू के घर चली गई होगी। मुझे खरीद ले, फटे कोट की तरह टांग दो दीवार पर। भले ही ना पहने, पर मुझे खरीद ले। मैं भूखी हूँ, प्यासी हूँ बीमार। यम के हाथों से मुझे छीन ले। मीनू की माँ मर गई, मीनू भी मर जाएगी। अच्छा ही हुआ जो मर गई, लेकिन दीदी भी मर जाएगी, शान भी मर जाएगी, सब मर जाएंगे। मैं नहीं मरूंगी, केवल मैं, केवल मैं, केवल मैं। रचन सामने बैठा है और मैं, ऐसे लगता है भीगी हुई लकड़ी से सिर्फ धुआं ही धुआं निकलता है। ठीक है, ठीक है। लाइट थोड़ी कम कर दो और आ जाओ। औरत कभी नंगी नहीं होती, उसकी देह ही है उसका आवरण। एक आदमी के 3 रुपए, महीने के 30 दिन, 30 दिन के 90 रुपए, हिसाब नहीं मिलता। और 30 दिन बाद भात खाने के होते हैं 30 रुपए, और एक आदमी की कीमत 30 रुपए, फिर हिसाब नहीं मिलता। ठीक हो जाओ, मगर बिछावन के नीचे गड्ढा है, उसी गड्ढे में सिगरेट कटे हैं, उसी दिन में उमा रानी के पैसे छुपे हैं। एक आदमी की कीमत 3 रुपए। बहुत कम उम्र है हम, नहीं देख पाएंगे अपनी शव यात्रा। और इन मुर्दा घरों में रात बढ़ गई है बहुत, इच्छाओं की मात्रा। और बिस्तरे पर मैली चादर है,
लगे हैं 100 पैबंद और विकल कामनाओं की आत्मा फिर भी गढ़ लेती है नए छंद। 10 साला फिर कभी नहीं आऊंगा साली। आदमी जिंदा है तभी तक समय की कीमत है, मर जाने के बाद, लाश बन जाने के बाद समय अर्थहीन हो जाता है। जा रही हूँ चाँद, कल आऊंगी। मैंने आज मुझे पैसे नहीं दिए, हमारे कमरे का पैसा भी नहीं दे पाऊंगी। अगर वो कल देगा तो दूंगी। जान पड़ गई। अरे जान पड़ गई रे। राम राम करते हैं।
कमल चौधरी की कहानी पर आधारित आज की प्रस्तुति शव यात्रा के बाद देश शुद्धि। और अब मैं नाटक के निर्देशक नीलेश दीपक जी को आमंत्रित करता हूँ वो आए। सब अपना अपना परिचय खुद दे दें। कार्तिक झा, शारिक खान, सौम्या पांडे, राकेश बरेजा, तिजोरी, ईश्वर आदि, आवेश कुमार बेनी, हमारे जिनके बिना ये कार्यक्रम अधूरा रहा है, जिन्होंने हमें बैक स्टेज में और पूरी तन्मयता से काम किया है। अमरजी राय, कॉस्ट्यूम, संतोष कुमार सैंडी, एक बनवाने में संतोष राणा, भास्कर झा, सागर और हमारे मैं दो तीन बातें और कहना चाहूँगा जिनके कारण से ये प्ले हुआ है, जिनके सहयोग से ये प्ले हुआ है। उसमें हम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एच.एस. राजा साहब, अशोक वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी, सुमन कुमार, देवशंकर नवीन, वागीश कुमार झा, कमलानंद झा, नील माधव चौधरी, संजीव चौबे, सचिन चौधरी, नीलम स्टूडियो, जिन्होंने मुझे रिहर्सल के लिए पूरा सुविधा मुहैया कराई, स्पेस दिया। हम तमाम तरह की सुविधाएं उन्होंने हमें सहयोग करके दी। रुबीना, दिलीप गुप्ता, संतोष राणा, अमितेश कुमार, राजेश चंद्रा, सुधांशु फिरदौस, विशाखा प्रकाश, इनकी पहली। और हमारे साथी हैं राजीव मिश्रा और नीरज झा, इन्होंने पूरे इस कार्यक्रम को संयोजन किया है। तमाम लोगों का शुक्रिया। जो भी कमियां रही मेरी रही, क्योंकि राजकमल चौधरी को करना मेरे लिए बहुत चुनौती से कम नहीं था। राजीव जी, फिर भी एक प्रयास, एक पहला जाइए ना। ड्राफ्ट समझ लीजिए या जो समझ लीजिए, जो कमियां हो, जो अच्छा लगे, जो बुरा लगे, जरूर सुझाव दीजिएगा। इस पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।